वीडियो को अंत तक देखें। अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज 4 जनवरी है। सो हम 3 और 4 जनवरी का एक साथ इसमें कवर करेंगे जो भी करंट अफेयर है, ठीक है। और वो भी जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर आपको इसको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे चैनल के नाम से ही, अभी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें आप जा करके टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल अदर भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं स्टैटिक पोर्शन के, तो उसके वीडियो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। उसको आप प्लेलिस्ट के द्वारा जा करके देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज पहली न्यूज़ है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI के नाम से जानते हैं। ये जिम्मेदार संस्था है जो कि हमारे देश में खाने की गुणवत्ता को, ठीक है, और उसकी सेफ्टी को ऑथराइज़ करती है भारत के अंदर पूरा। तो उसने हाल ही में अभी ट्रांस फैट्स, जो फैटी एसिड होता है, तो वो जो तेल में मिलाया जाता है और उसको फैट क्रिएट करने के लिए, तो उसकी जो मात्रा थी, उसका लिमिटेड जो मात्रा थी उसको कम कर दिया गया। पहले 5% आप ऑयल में TFA मिला सकते थे, ट्रांस फैटी एसिड, तो उसको अलाउ किया गया था FSSAI के द्वारा। लेकिन अब इसको धीरे धीरे करके रिड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल लेवल पे उसको लेकर के एक अवेयरनेस चल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी उसको लेकर के अलग अलग बातें कर रहा है। तो हैज़ कैप द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड इन ऑयल एंड फैट्स टू 3% फ्रॉम फॉर 2021 एंड 2% बाय 2022। मतलब कि 5% से 3% घटाया जाएगा 2021 के लिए, और ये गाइडलाइन 2% हो जाएगी 2022 के लिए। तो मतलब अगर 2% से अधिक करते हो तो इसका मतलब कि आप गलत काम कर रहे हो। कोई भी इंडस्ट्री हो जो कि आपका ऑयल की पैकिंग करती हो या फैट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बनाती हो। अब इसमें बात आ रही है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, जो कि प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल रेगुलेशन है, उसके तहत ये आपका करंट निर्णय लिया गया है। और अभी तक वो आपका 5% होता था, लेकिन अब इसको 3% कर दिया गया 2021 के लिए, 2% आपका 2022 के लिए किया गया। अब समझते हैं कि ट्रांस फैट्स ये होते क्या हैं। तो ट्रांस फैट या फिर ट्रांस फैटी एसिड जो होता है, आर अ फॉर्म ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। अब दो तरीके के फैट हो सकते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। तो ये आपका जो ट्रांस फैट है वो आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है, और ये आपका नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। इसको दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। सो ट्रांस फैट आर द एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक एंड डेथ फ्रॉम द कोरोनल हार्ट डिजीज़। कहने का मतलब इसमें हृदय रोग से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो ट्रांस एसिड की वजह से यहाँ पे उत्पन्न हो रही थी। इसी को लेकर के अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने अप्रॉक्सीमेटली 5.4 lakhs डेथ्स टेकन प्लेसेस ईच ईयर ग्लोबली बिकॉज ऑफ द टेकन द इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड। यहाँ पे WHO ने सावधान किया है कि लगभग, और रिपोर्ट डेटा बताया है कि 5.5 लाख के करीब, 5.4 लाख के करीब डेथ जो है पूरे वर्ल्ड वाइड केवल हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है, जो कि ट्रांस फैटी एसिड की वजह से हो रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट जो आपका है, जिसमें कि ट्रांस फैटी एसिड जो है उसमें इंक्लूड रहता है, उनकी वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो WHO हैज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर द ग्लोबल एलिमिनेशन ट्रांस फैट बाय 2023। अब WHO ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत उनकी बात चल रही है कि 2023 तक किसी भी हालत में जो आपका ट्रांस फैटी एसिड है उसको ख़त्म करना है। नेक्स्ट आपका कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will deliver the inaugural address at the National Meteorological Conclave on the January 4, 2021। मतलब कि will deliver करेंगे, मतलब आज 4 तारीख हो चुकी है, और क्योंकि हम 3 तारीख की ही न्यूज़ कवर करते हैं, क्योंकि एक दिन पहले तक की न्यूज़ को कंप्लीट पढ़ना, उसको डिस्कशन करना, फिर एनालाइज करके आपको क्या इंपॉर्टेंट है उसको करने में आपका समय जाता है। तो ये आपका 3 जनवरी तक की न्यूज़ है। लेकिन अभी अभी जस्ट मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें ये बात कन्फर्म हुई है कि अभी मोदी जी ने नेशनल मेट्रोलॉजिकल कनक्लेव के तहत 4 जनवरी को अनाउंस किया, और उसमें कई बातें उन्होंने कही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। मतलब उन्होंने कई बातें की कि अब देखो हम अभी क्या करते हैं, किसी चाहे माप तौल की बात हो, चाहे भी किसी सेकंड मतलब टाइम मेजरमेंट की बात हो, या किसी तरह की मेजरमेंट की बात हो, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आपका बेस करते हैं। कोई भी जैसे इंडस्ट्री में यूज होने वाले जो भी लंबाई की मात्रक होगा, या फिर किसी भी चीज़ के यूनिट के जो हम लोग लेते हैं, वो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। लेकिन हमारा खुद का इंडियन स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि MSME वगैरह को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, और जो कि आत्मनिर्भर भारत और जो मेक इन इंडिया चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन किया जा सके। इसी को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने अभी 4 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजिकल कनक्लेव को यहाँ पे अनाउंस किया है, एड्रेस किया है। अब यहाँ पे समझिएगा कि जो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल जनरेट इंडिया स्टैंडर्ड टाइम विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2.8 नैनो सेकेंड। अब यहाँ पे नेशनल एटॉमिक्स टाइम स्केल है, क्योंकि आप जानते हो कि देखिए टाइम का निर्धारण करने के लिए कई अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं, लेकिन
जो आपका एटॉमिक टाइम स्केल होता है उसको जनरेट करने का, वो आपका सबसे स्टैंडर्ड होता है। तो अभी हाल ही में इंडिया ने जो आपका एक्यूरेसी प्राप्त की वो आपका 2.8 नैनो सेकेंड तक, ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। मतलब एक सेकेंड में भी आपका 10⁻9 टाइम्स करोगे तब जाकर के आपका नैनो बनता है। और उसमें भी उस लेवल पे जाकर के एक्यूरेसी को अटेन करना ये बहुत बड़ी बात है। ये इंटरनेशनल जो एक्यूरेसी है उसके लगभग करीब है। भारतीय निर्देशक द्रव्य, अब द्रव्य से आपको क्या समझ में आता है कि मास हो गया, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तो इनको मेजर करने की जो क्वांटिटी है वो आपका इंडियन स्टैंडर्ड की बनने वाली है। तो भारतीय निर्देशक द्रव्य क्या करेगा, इस सपोर्टेड टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरी। कैलिब्रेशन मतलब क्या होता है कि उसको मापना। कई बार आप लोग सोचते हैं कि कैलिब्रेशन मतलब क्या होता है, उसको मतलब रिपीटेटिव तौर पे इसको मापना कैलिब्रेशन कहलाता है, उसकी टेस्टिंग करना लेबोरेटरीज में फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब उसकी क्वालिटी को भी चेक करना। ऐसा नहीं है कि केवल हम क्वांटिटी को चेक करेंगे, लेकिन जो आपका भारतीय निर्देशक द्रव्य रहेगा वो भारत में बनने वाले प्रोडक्ट की या इंटरनेशनल लेवल पे से आने वाले जो इंपोर्ट होके आएंगे उनके प्रोडक्ट को भी क्या करेगा, क्वालिटी को चेक करेगा और क्या इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं है। इस उसके बाद ही आपका इंडियन मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करने की सहमति देगा। और वह जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि आप देखो WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका बहुत से स्टैंडर्ड्स जारी करता है। तो उसको लेकर के जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए उसी को फॉलो करता हुआ दिखेगा। अगला है आपका नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी आपका फैक्टर्स होते हैं उसको एनालाइज करेगा। सो ये लेबोरेटरी क्या करने वाली है, विल एड द सेल्फ अलायंस इन द सर्टिफिकेशन ऑफ एम्बियंट एयर एंड इंडस्ट्रियल इमिशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। अब यहाँ पे जो भी आपका इंडस्ट्री जो इमिशन करती हैं, आप जैसे कि एनटीपीसी वगैरह के ले लो, या फिर जो भी जिसमें भी आपका इमिशन होता है, तो उसमें क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी मात्रा होनी चाहिए और किस लेवल पे आपका इमिशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसको तय करेगा कौन, नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप देखते होंगे कि ये हमेशा शिकायत की जाती है कि आसपास जहाँ पे इंडस्ट्री होती है वहाँ पे आपका पॉल्यूटेड एयर लोगों को ब्रीदिंग करने के लिए महसूस होती है। तो इस तरह से बातों से बचने के लिए भी एक बात किया गया है। एंड एड सेल्फ रिलायंस इन द सर्टिफिकेशन ऑफ एम्बियंट एयर, और हवा की सर्टिफिकेशन की जांच करने के लिए भी जगह जगह पे आपका ये नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड जो आपका लेबोरेटरी है वो काम करेगी। अगली न्यूज़ है कि कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अलाउड ऑल द शॉप्स ऑफ द कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट टू ऑपरेट राउंड क्लॉक ऑल द डेज इन द वीक फॉर द नेक्स्ट 3 years अंडर द प्रोविजन ऑफ कर्नाटका शॉप कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1961। अभी हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि अब देखो पेंडेमिक की वजह से 7-8 महीने सबके ख़राब हो गए, तो कर्नाटक गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारे प्रदेश के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी शॉपकीपर्स हैं या फिर जो भी मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए और थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया जाए उनको बिजनेस करने के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है किसी भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन थोड़ा सा मतलब प्रोविज़न दिया है, जैसे कि कितने घंटे काम करना उन सब का गाइडलाइन तो जारी ही है, लेकिन ये बात के लिए खुली छूट दे दी गई कि आप 24 घंटे क्या कर सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो, मार्केटिंग सेक्टर में काम कर सकते हो। अब ये किसके तहत किया गया है, कर्नाटका शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1961 के तहत किया गया है। मतलब ये एक तरह का मिसाल है जो कि इंडिया के अन्य अन्य राज्यों को भी अपनाया जाना चाहिए, ताकि मतलब कि जो मार्केट है वो बूस्ट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदारी कर सके, क्योंकि लोग यहाँ पे सेफ़ नहीं समझते। जैसे कि सुबह के समय में या फिर दोपहर के समय में जब ज़्यादा भीड़ होती है या शाम के समय में, तो लोग उस समय नहीं जाना पसंद करते। तो अगर 24 घंटे खुली रहती है तो वो लोग अपने आवश्यकता के हिसाब से जब चाहेंगे तब मार्केटिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका मार्केट में बाई एंड सेल होगा। अब समझते हैं कि वाइल द परमिशन टाइम लोकेटेड टू द ईच एम्प्लॉयज़ वर्क्स इन द वीक इज़ फिक्स टू द 48 आवर्स पर वीक। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि ये बात तय की गई है कि जो हर आदमी होगा वो 48 घंटे ही काम करेगा एक हफ्ते में। ठीक है। मतलब 24 घंटे खुलने का मतलब ये नहीं कि हर आदमी 24 घंटे लगातार काम कर रहा है, वो तो पागल हो जाएगा। तो इससे मतलब उस स्टैंडर्ड को चेंज नहीं किया गया है, मतलब 8 आवर्स पर डे काम करेगा और एक दिन की छुट्टी रहेगी हर वीक में। सो एम्प्लॉयज़ कैन आस्क देम टू वर्क ओवर टाइम, लेकिन एम्प्लॉयर्स को कहना पड़ेगा कि वो ओवर टाइम करना चाहते हैं, लेकिन ओवर टाइम भी 2 घंटे से अधिक नहीं हो सकता, मतलब टोटल 10 घंटे पर डे से अधिक काम कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है। ये मतलब उसके बाद शोषण माना जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा किसी भी आदमी का। सो एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो इंटाइटल टू गेट द ओवर टाइम वेजेस विच द एम्प्लॉयर्स is directly to credit on their saving bank accounts or the prescribed under the Payment and Wage Act 1963। अब ऐसा भी हो सकता है कि 10 घंटे काम करवाने के बाद अब उनको पैसे ना मिले, तो इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट के एक प्रोविज़न जिसको पेमेंट एंड वेज एक्ट 1963 कहते हैं, उसके अंतर्गत उनके सेविंग अकाउंट में ही जो आपका एक्स्ट्रा ओवर टाइम वेज है उसको भी पेमेंट को देना पड़ेगा। आर्ट्स बिफोर, अब यहाँ पे समझते हैं कि हाल ही में देखा गया है कि जो ब्रेग्जिट अभी किया है, ठीक है, अभी तो नहीं किया लेकिन अभी मतलब टोटल कंफर्म ब्रेग्जिट जो हुआ है,
अभी हाल ही में हुआ है। तो यहाँ पे एक चिंता व्यक्त की जा रही है कि यूरोप के कुछ उपनिवेश अभी भी मौजूद हैं आपका मेडिटेरेनियन सी के मतलब जो भूमध्य सागर है उसके आसपास के क्षेत्र में आपका एक जगह है जहाँ पे अभी भी आपका ब्रिटेन की मौजूदगी है। तो अब यहाँ पे यूरोप के अन्य देश इस बात पर थोड़ा सा ले करके परेशान हैं कि क्या ब्रिटेन जो है उस समझौते को क्या कर पाएगा, क्या हम वहाँ से ट्रेड करने के लिए उस रास्ते का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक समुद्री मार्ग है, समुद्री तट है, तो उसके लिए ब्रिटेन से परमिशन चाहिए। जब तक ब्रिटेन आपका यूरोपियन यूनियन में शामिल था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन सभी का जो भी निर्णय होता था वो सिंगल निर्णय होता था। तो यहाँ पे इसको मैं पूरी डिटेल में समझाता हूँ कि कौन सा द्वीप है, कैसा है, क्या माहौल है। सो आवर्स बिफोर द ब्रेक्जिट ट्रांजिशन पीरियड एंडेड ऑन द न्यू ईयर्स एव, so Spain announces it has struck a deal with the UK to maintain free movement to all from the गिब्राल्टर। आप जानते हो गिब्राल्टर जो है वो आपका उपनिवेश है किसका। इसकी मतलब पुरानी कहानी है कि 1700 में अगर जब आपका डच और इंग्लिश के बीच में आपका युद्ध हुआ तो ना, तो उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश उसमें जीत गए और इंग्लिशों ने क्या किया, उसको हड़प लिया या फिर उस पर शासन कर लिया। तब से लेकर के आज तक वो आपका ब्रिटेन की कॉलोनी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यूके के साथ आपका ये जो डील थी यूरोपियन यूनियन की कि गिब्राल्टर जो आपका क्षेत्र है वहाँ पे जो समुद्री मार्ग है उसका उपयोग यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं वो कर सकती थी यूरोपियन यूनियन की। लेकिन क्योंकि अब ये ब्रेक्जिट कर चुका है, जो आपका ब्रिटेन है वो आपका एग्जिट कर चुका है फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, तो अब क्या मसला है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब मतलब इसी बात पर चिंता व्यक्त कर रहा है स्पेन कि अब इस डील का क्या होगा। वो डील तो फंस गई ना बीच में, जिसमें यह बात कही गई थी कि यूके जो है वो फ्री मूवमेंट करने देगा गिब्राल्टर के रास्ते से। सो ऑफिशियल रिमेनिंग द ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी, गिब्राल्टर विल नाउ बी द पार्ट ऑफ सिंगियान जोन एंड फॉलो द यूरोपियन यूनियन रूल, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के रूल को फॉलो करता है, दस इंश्योरिंग दैट अ हार्ड बॉर्डर डज नॉट सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप। सो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये आपका यूरोप से हार्ड बॉर्डर जो आपका बनती है उससे अलग हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसमें चिंता इस बात की रहेगी कि क्या फ्री मूवमेंट वहाँ से हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से ये कनेक्टिविटी इंश्योर करता है अफ्रीकन कंट्री में और एशियन रूट पे जाने के लिए। तो यहाँ पे ये विशेष चिंता है। अगला न्यूज पढ़ते हैं फिलहाल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डेडिकेटेड द कोच्चि मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन को यहाँ पे मंजूर किया गया है और उसको देश को समर्पित किया जाएगा 5 जनवरी 2021 को। एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न क्या है आप समझिएगा कि नेचुरल पाइपलाइन क्यों जरूरी है। अभी हाल ही में आप देख रहे हो धीरे धीरे करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो आपका इमिशन इतनी भारी मात्रा में करती हैं, तो उनको लेकर के अलग अलग रेगुलेशन बने, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं। तो उसको सरकार भी ध्यान में रखते हुए इस बात पर जोर दे रही है कि कहीं ना कहीं से हम नेचुरल गैस को पाइपलाइन के द्वारा, और कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी भी लकड़ी से खाना बनाते हैं जो कि आपका इन्वायरमेंट के लिए भी खतरनाक है। तो उन सबको ध्यान रखते हुए नेचुरल गैस को जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए वो आपका सरकार का उद्देश्य रहता है। इसी को लेकर के कोच्चि मैंगलोर में आपका यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए अनावरण किया जाएगा। ये जो पाइपलाइन है 450 किलोमीटर लंबी होगी, जिसको गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल बनाएगा। गेल इंडिया ये भी आपका पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एंड इट हैज़ ट्रांसपोर्टेड कैपेसिटी ऑफ 12 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे। और इसकी जो कैपेसिटी होगी ट्रांसपोर्ट करने की वो आपका 12 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर होगी और हर दिन ऐसा कर सकता है। सो पाइपलाइन विल सप्लाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल फ्यूल in the form of piped natural gas PNG to household and compressed natural gas CNG to the transportation sector। अब ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन में जो आपका CNG हो गया या फिर PNG जो है हाउस होल्ड के लिए यूज करने के लिए, ये सभी चीज़ें आपका यहाँ से सप्लाई होंगी। इट विल ऑल्सो सप्लाई द नेचुरल गैस टू कॉमर्शियल एंड द इंडस्ट्रियल यूनिट अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग द पाइपलाइंस। अब यहाँ पे जहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे ये आपका सप्लाई करेगा नेचुरल गैस कॉमर्शियली भी और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी सप्लाई करेगा अमंग ऑल द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। So the consumption of the cleaner fuel will help to improve the air quality and by curbing the pollution। और ये आपका पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। सो सेंट्रल हैज़ अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो सेंट्रल हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन टू ऑल द सर्विस एम्प्लॉयज़। कहने का मतलब कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया जिसके अंतर्गत ये बात कही जा रही है कि जितने भी सेना में लोग हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं या फिर जो काम करके रिटायर हो चुके हैं, अगर उनको सर्विस के दौरान किसी भी तरह की ऐसी डिसेबिलिटी हो गई जिसकी वजह से उनका आगे का जो सर्विस है वो ब्रेक हो गया, तो उनको उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। अभी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। सो इफ़ दे गेट डिसेबल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वाइल परफॉर्मिंग देयर सर्विसेज एंड आर रिटेन इन द सर्विस इन द स्पाइट ऑफ सच डिसेबल्ड, तो कहने का मतलब उनकी जो उसके लिए कंपनसेशन है उसको दिया जाएगा। सो यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द मॉडिफाइड स्कीम फॉर द इनहांस्ड एथेनॉल डिस्टिल्ड कैपेसिटी इन द कंट्रीज़। अब अभी अगला जो न्यूज़ है वो ये है कि अभी हाल ही में
एथेनॉल के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए या फिर एथेनॉल की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, डिस्टिलेशन एथेनॉल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कंट्री में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक स्कीम, मॉडिफाइड स्कीम अप्रूव किया है। ऐसा स्कीम पहले भी आ चुका था, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि जो पेट्रोल और जो आपका ये गैसोलीन प्रोडक्ट है ना, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि 10% एथेनॉल मिक्स कर रहे थे। ठीक है, एथेनॉल मिक्स करने से क्या होता है कि एयर क्वालिटी जो है, मतलब जो इमिशन होता है उसमें एयर क्वालिटी जो होती है उतनी ख़राब नहीं होती है, ठीक है, पोल्यूशन कम होता है। तो उन सबको ध्यान, उसके उसके साथ साथ एक और बात है। अब जैसे मान लीजिए कि 100 लीटर हमें तेल की ज़रूरत है और 10% हम केवल एथेनॉल मिला रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो निर्भरता है आयात पर, कि हमें तेल बाहर से मंगाना पड़ेगा, उस पर निर्भरता भी कम होगी। ठीक है, और अब अभी गवर्नमेंट और भी प्लान कर रही है, अभी मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। दिस विल इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स एज द अदर फीड स्टॉक सच एज द सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, बार्ले, कॉर्न एंड द सोरघम्स। सो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो आपके जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, बार्ले हो गया, ठीक है, शुगर केन हो गया, तो शुगर बीट हो गया, तो इस सभी का यूज जो है आपका एथेनॉल बनाने के लिए किया जाएगा। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपका भारत जैसे देश में तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। तो ऐसा इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे शामिल करते हैं तो हमें कभी भी पेट्रोलियम को लेकर के इतना ज़्यादा आयात नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए बाहर से निर्भरता बहुत कम रह जाएगी। समझते हैं यहाँ पे। इंडिया इज़ वेल ऑन द पाथ ऑफ अचीविंग द 10% ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ 2021। यहाँ पे 10% मिक्स करने की बात की जा रही है आपका एथेनॉल को 2022 तक, और ऐसा कई शहरों में शुरुआत भी किया जा चुका है। ये नहीं है कि मतलब कि हवा में बात की जा रही है, यहाँ पे 6-7 शहरों में इसको पहले से ही यहाँ पे ऑपरेशनल है। इसको एक्सपी 100 के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको ऑक्टेन 100 को स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें की जा रही है, जैसे एयर क्वालिटी भी अच्छी रहे तथा आयात पर निर्भरता भी कम हो। सो दिस विल हेल्प द इंक्रीज द इनकम ऑफ द आर फार्मर्स एंड इन्हांसिंग दियर लाइवलीहुड्स। ये क्या करेगा, हमारे जो फार्मर्स हैं उनके जीवन स्तर को ही सुधारेगा और फार्मर्स को ज़्यादा इनकम प्रोवाइड करेगा। सो गवर्नमेंट हैज़ फिक्स द टारगेट ऑफ द 10% ब्लेंडिंग ऑन द फ्यूल ग्रेड एथेनॉल्स with the petrol by 22% 2022 and 15% blending on the 26 and 20% blending on the 2030। यहाँ पे समझिएगा, सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो ये है कि 10% ब्लेंडिंग करेगा, मतलब 10% मिक्स करेगा आपका एथेनॉल पेट्रोल में 2022 तक, 15% एथेनॉल मिक्स करेगा पेट्रोल में 2026 तक, और 20% का टारगेट है पेट्रोल में मिक्स करने के 2030 तक। सो गवर्नमेंट ऑल्सो प्लानिंग टू प्रपोन अचीवमेंट ऑफ द 20% ब्लेंडिंग टारगेट इन द 2025। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि जो प्रोपेन है उसको 20% यहाँ पे ब्लेंडिंग करने का टारगेट 2025 तक। कहने का मतलब देखो, पेट्रोल में अब कई चीज़ें मिलाई जा रही हैं। एक तो आपका प्रीपोन मिलाया जा रहा है, मतलब कि 20% को 2025 तक ही मिलाने की बात की जा रही है। यहाँ पे समझिएगा, प्रीपोन है, प्रोपेन नहीं है, प्रीपोन है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 20% जो ब्लेंडिंग टारगेट है उसको हो सकता है गवर्नमेंट 2025 में ही अचीव करने की बात करे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एम्स अलग अलग जगहों पे यहाँ पे इनाग्रेट किया जा रहा है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द एम्स राजकोट। अभी एम्स राजकोट का इनाग्रेशन किया गया, उसमें कुछ खास बातें समझते हैं। सो द एम्स राजकोट विल बूस्ट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल एजुकेशन एंड द प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द गुजरात। ये गुजरात में आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधारेगा, मेडिकल एजुकेशन को सुधारेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ठीक है, सो इट विल बी द बिल्ड ऑन द स्टैब्लिश ऑफ द कॉस्ट ऑफ ₹1195 करोड़, मतलब 1195 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। एंड इट एक्सपेक्टेड टू बी द कम्प्लीटेड इन द मिड 2022 तक कंप्लीट हो सकता है, ऐसा मतलब आशा की जा रही है। सो द स्टेट ऑफ द आर्ट 750 बेड्स हॉस्पिटल विल हैव टू द 30 बेड आयुष ब्लॉक। इसमें 30 आयुष ब्लॉक बनेंगे, 750 आपका हॉस्पिटल वाला बेड वाला हॉस्पिटल होगा, एंड 125 MBBS की सीटें होंगी और 60 जो है आपका नर्सिंग की सीटें होंगी। तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे DRDO का एक न्यूज़ है, उसको भी समझ लेते हैं कि DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी फॉर द क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये आपका 3 तारीख की न्यूज़ थी, DYSLQT। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये DRDO की ही आपका लैब है। DRDO क्या करता है कि जैसे उसको ज़रूरत पड़ती है वो अलग अलग भारत में अलग अलग क्षेत्रों में आपका लैब बनाता है, जिसमें कि अलग अलग लोग साइंटिस्ट काम करते हैं और किसी विशेष प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। सो DRDO फैसिलिटी बेस्ड ऑन द मुंबई, DRDO का जो आपका मुंबई में आपका लेबोरेटरी जो बनी हुई है, हैज़ डेवलप्ड अ क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। इन्होंने क्या किया कि क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर, नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा नंबर जो कि रैंडम होगा, उसको जनरेट कर किसके द्वारा किया जाएगा, क्वांटम थ्योरी के द्वारा, क्वांटम कॉन्सेप्ट के द्वारा किया जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि विच हैज़ एबिलिटी टू डिटेक्ट द रैंडम क्वांटम इवेंट्स। ये क्या करेगा कि क्वांटम में होने वाले अलग अलग इवेंट्स को कैप्चर करेगा, डिटेक्ट करेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, कन्वर्ट इनटू दोज स्ट्रीम्स इनटू द बाइनरी डिजिट। उसको क्या करेगा, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करेगा। तो इससे कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आती है और इसका यूज कई जगह पे करता है। अभी मैं इसको बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, इसको आप छोड़िएगा नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछता है धुआंधार तरीके से। एग्जामिनेशन में आपको कोड करके लिखोगे तो बड़े मजा आएंगे। सो DYSL
QT इज़ वन ऑफ द 5 YSLs। यहाँ पे मतलब कि गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में मतलब जनवरी 2020 में ही, मतलब एक साल पहले PM प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा यहाँ पे 5 अलग अलग लेबोरेटरी पूरे देश के अंतर्गत यहाँ पे स्थापित की गई थी। तो इसमें YSL प्रोजेक्ट जो था उसमें DYSL जो है उसके एक है जो मुंबई वाला है, ठीक है। इसमें YSL का मतलब क्या हुआ कि यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी, इसमें मतलब नए नए लोग साइंटिस्ट काम करते हैं। ये आपका DRDO के अंतर्गत ही आता है। विच आर वर्किंग इन द 5 डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ये अलग अलग 5 टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और 5 अलग अलग क्षेत्र में हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि कहाँ कहाँ है ये। अदर देन द फैसिलिटी, अदर फैसिलिटीज़ आर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस DYSL है, वो आपका बेंगलुरु में है। एक आपका कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी है चेन्नई में। एक आपका एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी है जो कि कोलकाता में है। एक स्मार्ट मटेरियल है जो कि हैदराबाद में है। और पांचवें का नाम तो आप जानते हो, DYSL QT, ये आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि आपका कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। इस तरीके से यहाँ पे आपका थर्ड और फोर्थ का जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है और जो मतलब कि हाईली वैल्यूड हैं, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। डेली आपका करंट अफेयर यहाँ पे चल रहा है। और कोई भी वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट उपलब्ध है और उसको मैं कमेंट सेक्शन में डालता रहता हूँ। उसको इग्नोर ना करें, उसको जरूर देखें, उसको बेनिफिट होगा। हिस्ट्री को हमने पूरा कंप्लीट कवर कर दिया है। यहाँ पे ज्योग्राफी का भी लेक्चर हम बना रहे हैं और प्लेलिस्ट जल्दी ही कंप्लीटली कवर हो जाएगा। NCERT बेस्ड बन रहा है, सो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।